जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में अपने को महारानी समझने वाली, बोलने वाली, बुलवाने वाली वसुंधरा राजे की बात हम आज करने जा रहे हैं। वसुंधरा राजे का राजस्थान की राजनीति में सूर्यास्त होने वाला है, या यूं कहें कि सूर्यास्त हो गया है। एवं वसुंधरा राजे का, जिसको हिंदी में बोलते हैं, सितारा गर्दिश में आ गया है, अर्श से फर्श पर आ गया है, मतलब आसमान से गिरकर धरती पर आ गया है, जमीन पर आ गया है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ये वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, वो उनकी माताजी का नाम है विजय राजे सिंधिया, जो स्वर्गवासी अब हो चुकी हैं। एवं वसुंधरा राजे जो विजय राजे सिंधिया है, वो जनसंघ की फाउंडर थी, वन ऑफ द फाउंडर्स। जनसंघ के जो लोग सब माने प्रथम चरण में जो लोग उसको स्थापना में सहयोग किए थे, उनमें विजय राजे सिंधिया का भी नाम है। वही विजय राजे सिंधिया का चूंकि जनसंघ की स्थापना काल से नाम है, 1950 के दशक में उसी की गुडविल के चलते वसुंधरा राजे की जब शादी हुई राजस्थान में, तो उसी अपनी मम्मी की गुडविल के चलते वो जनसंघ, वो उसके पश्चात बीजेपी में वो राजनीति में छाती गई, बढ़ती गई, आगे की ओर बढ़ती गई। क्योंकि विजय राजे सिंधिया के प्रति जनसंघ के लोगों को, बीजेपी के लोगों के मन में बहुत श्रद्धा थी, बहुत सम्मान था, बहुत लोग आदर भी करते थे। वाजपेयी आडवाणी जी भी विजय राजे सिंधिया जी को बहुत आदर करते थे। वो राजमाता थी, ग्वालियर राजघराने की। उसी का फायदा उठाकर ये वसुंधरा राजे ने अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम किया राजस्थान की भाजपा की राजनीति में, और केंद्र में वो लोकसभा सांसद बनी रही, केंद्र में एमएसएमई मिनिस्टर भी बनी। और किस समय बनी? वाजपेयी जी की सरकार में। कब? वो उनका एक मैं वाकया भी आपको याद करा दूं। उड़ीसा में 1999 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जिसको उड़िया में बोलते हैं महावात्या। वो महावात्या में वसुंधरा राजे सिंधिया भारत सरकार की एमएसएमई मंत्री थी, एवं उस एमएसएमई मंत्री के लिहाज से, एमएसएमई मंत्री के तौर पर वो यहाँ पर भी आई थी उड़ीसा में, एमएसएमई का हालचाल जानने के लिए, कितना क्या नुकसान हुआ है। और कटक में इंडस्ट्रियल एस्टेट में, अर्थात खपुरिया में भी वो आई थी। और मेरी भी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस खपुरिया में ही है, श्याम प्रिंटर्स के नाम में। वहीं मेरी प्रेस के पास में ही उड़ीसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ऑफिस है, जिसमें भी मैं लाइफ मेंबर भी हूँ, और फिलहाल इसी साल से एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी हूँ। उसी प्रीमिसेस में वसुंधरा राजे सिंधिया का भी एक बोर्ड भी लगा है, कि उन्होंने वहाँ की एक बिल्डिंग का आधारशिला रखी है इस हिसाब से। एवं उस समय जब वो आई थी, तो हमारे साथीगण में पिछले बार हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग वहाँ पर हुई, मैंने अपने साथियों से पूछा, तो उन्होंने बताया नहीं, वो आकर हम लोगों को उस समय काफ़ी मदद भी की है। तो यहाँ के जो उन्होंने काम किया है, देखिए अच्छी बात का तो अच्छा ही जिक्र चलेगा। तो उन्होंने अच्छा काम किया था एमएसएमई मिनिस्टर के तौर पर। उसका मैंने एक उदाहरण दिया आपके सामने। अब मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान की राजनीति में 2003 से लेकर अभी 2023 आ गया है, 20 साल पूरे हो गए हैं। उस समय मतलब वहाँ इस बीच में 2 बार वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी, और 2 बार वहाँ बीजेपी की सरकार जो बनी उसमें वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर रही, और 2 बार अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर। 2003 में यह सर्वप्रथम वहाँ मुख्यमंत्री रही, राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। फिर 2008 में अशोक गहलोत आ गए, कांग्रेस की जब मिनिस्ट्री आई। फिर 2013 में वसुंधरा आ गई, फिर 2018 में अशोक गहलोत आ गए। इन्हीं दोनों में ही मतलब अदला बदली होती रही पिछले 20 साल से राजस्थान का मंत्रिमंडल। कभी भाजपा वसुंधरा राजे,
कभी कांग्रेस अशोक गहलोत, लेकिन पहली बार वसुंधरा राजे को पहली बार झटका लगा है अब। और उनकी जो जैसा परिस्थिति, जैसे हालात, राजनीतिक परिदृश्य राजस्थान की राजनीति में हो रहा है और विशेषकर भाजपा की राजनीति में हो रहा है, अब इनको कोई भाव नहीं दे रहा है वसुंधरा राजे को। इसका समूचा एक्चुअली देखा जाए तो दोषारोपण या दोषारोपण भी इन्हीं के चलते है, इन्हीं की ही गड़बड़ी के चलते, इन्हीं की कमियों के चलते ही ये सारा मामला हुआ है कि इनको आज कोई भाव नहीं दे रहा, ना तो राजस्थान की भाजपा में, ना ही सेंट्रल भाजपा में, बीजेपी में। इसका कारण ये है, ये अपने को, चूंकि राजघराने की बेटी थी, सिंधिया परिवार की बेटी थी एवं राजघराने में ही शादी हुई, ये अपने को एक सुपर बॉस समझती आई है, आज भी समझती है, अब तो इनकी अकड़ ढीली हो गई है। ये अपने को सुपर बॉस समझती थी और वहां जब भी राजस्थान के सेक्रेटरीट में सभी इनको महारानी करके संबोधित करते थे, चीफ मिनिस्टर को महारानी, जबकि राजे रजवाड़े का यहाँ पर ऑफिशियली खात्मा हो चुका है 1947 से, लेकिन ये रानी साहिबा या अभी भी महारानी के नाम से पुकारी जाती थी राजस्थान में पिछले दिनों। मतलब ये 2 बार जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रही है, 2 टर्म में, इनको सारे ऑफिसर, सारे नेता, अधिकारी और सभी को ही, कर्मचारी और जनता भी महारानी के नाम से संबोधित करते थे और ये अपने को पूजे नहीं समाती थी और ये वास्तव में सोचने लगी थी कि मैं सबसे सुपर ह्यूमन हूं, सुपर बॉस हूं। घमंड में चूर चूर हो गई थी, यहां तक कि मतलब वहां के जो एमएलए एमपी हैं उनसे भी कई दिन तक ये नहीं मुलाकात करती थी। सेंट्रल मिनिस्टर अगर कोई राजस्थान टूर में आता है, पहले से ऑफिशियली खबर थी, उसके बाद भी उनको 2-3 दिन तक बिठा के रखती थी, उनसे मिलती नहीं थी ये। मतलब इतनी घमंडिया थी ये, और अभी तो इनका घमंड काफी डाउन हो गया है। 2-3 दिन तक केंद्र मंत्रियों को भी बिठा के रखती थी वेटिंग में, मिलती मुलाकात नहीं होती थी इनकी। इस तरह की भावना, माने अब जो जनप्रतिनिधि होगा वो तो हमेशा जनता के बीच में रहना चाहिए। ये तो जनता के बीच को तो छोड़िए, या एमएलए एमपी को, मतलब एमएलए एमपी भी इनके साथ में मुलाकात होना बड़ा मुश्किल था, मंत्रियों का मुलाकात होना मुश्किल था, केंद्र मंत्रियों के साथ मुलाकात होना था, मन बहुत मुश्किल था इनसे। इस तरह की जनता से, विधायकों से, सांसदों से, केंद्र मंत्रियों से ये दूरी बना के रखी थी। ये अपने को सुपर ह्यूमन, सुपर चीफ मिनिस्टर समझती थी, इतना घमंड गुमान इनको अपने ऊपर था। अच्छा, जो भी है, राजस्थान की जो राजनीति में अशोक गहलोत, बोलते हैं कि अशोक गहलोत के अच्छे मित्र भी हैं, और यहां तक कि जब ये सचिन पायलट जो अभी राजस्थान विधानसभा में असंतुष्ट है एक तरह से अशोक गहलोत के, वो वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, राजस्थान कांग्रेस के चीफ भी थे आज से 5 साल के पहले, और मतलब उनका एक्चुअली दावा भी था मुख्यमंत्री के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने फिर अशोक गहलोत को दे दिया। ठीक है, वो उनका अंदरूनी मामला है। तो सचिन पायलट ने आज से करीब 2.5-3 साल पहले बगावत कर दी थी अशोक गहलोत के खिलाफ, और बगावत करके कुछ एमएलए उनके साथ भी थे, और ऐसा मामला भी आ गया था कि सरकार टूट भी सकती थी अशोक गहलोत की, माइनॉरिटी में आ गई थी एक्चुअली, लेकिन इन मैडम ने ही पीछे से, अंदर से उनको सपोर्ट दे दिया था अशोक गहलोत को, बोल दिया था चलो ठीक है, क्योंकि 20 साल से कभी ये कभी वो कभी ये, इन दोनों में नुरा कुश्ती चलती रही, यही दोनों वहां पर सत्ता पर काबिज होते रहे। तो इनके खिलाफ वो जांच नहीं करेंगे, इनके खिलाफ नहीं करेंगे, ये उनको खिलाफ नहीं करेंगे, इस तरह एक्चुअली मैच फिक्सिंग दोनों में चलता रहा। तो जब अशोक गहलोत की संकट में आ गए, विधायक सचिन पायलट के साथ में चले गए, विद्रोह किए, बहुत दिन तक वो हरियाणा में भी होटल में पड़े रहे, उस समय वसुंधरा राजे ने ही अशोक गहलोत का साथ दिया अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ, पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ, अंदर ही अंदर, क्योंकि इनके साथ में तो पार्टी में एक बड़ा गुट इनके साथ भी था, वसुंधरा राजे का साथ। तो ये बोल दी थी अशोक गहलोत को कि आपकी कोई चिंता की बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा असेंबली में ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ, किसके साथ में कितने विधायक हैं, वो तो एक्चुअली फ्लोर टेस्टिंग होता है ना विधानसभा में। ये बोलती थी कि फ्लोर टेस्टिंग अगर होगा तो मेरे विधायक वोट तो आपको देंगे नहीं आपके फेवर में, लेकिन वो अब्सेंट अगर होगा तो मैं करा दूंगी। अब आप देखिए, बीजेपी के अंदर में रहते हुए, 2 टर्म की चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वाजपेयी जी के समय में केंद्र में मंत्री रहते हुए,
इतनी अच्छी पोजीशन को एंजॉय करते हुए भी अशोक गहलोत के साथ में चूंकि अंदर खाने ये मिली हुई थी, उनकी दोस्ती वगैरह थी, उसी के चलते एक्चुअली सचिन पायलट भी विद्रोह करने में कामयाब नहीं रह पाए। और दूसरी तरफ या मध्य प्रदेश में इन्हीं के भतीजे जो माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह करके कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया 25-30 को, एवं वो कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में लुढ़क गई। तत्पश्चात मोदी सरकार ने भी उनको इनाम के तौर पर राज्यसभा में ले आए एवं केंद्र में मंत्री बना दिए। आज भी वो मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन सचिन पायलट वो काम में सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वसुंधरा राजे अंदर खाने अशोक गहलोत से मिली हुई थी, इसलिए वो सचिन पायलट एक्चुअली सफल नहीं हो पाए। एनीहाउ, ये तो मैंने अंदर की बात बताई, लेकिन इनका व्यवहार इतना खराब था जनता के प्रति, जबकि जनप्रतिनिधियों को तो हमेशा जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुलझाने के मूड में होना चाहिए। तो ये जनता जनार्दन से सीधी जुड़ी नहीं रही, और जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, उनसे भी बहुत कम ही मुलाकात करती थी। अपने ही रोब में ये रहती थी और अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी, अपने पुराने राजा महाराजा के अंदाज में ही ये रहती थी। उसका नतीजा ये हुआ। अच्छा, एक और बात है कि ये मैडम, जब नरेंद्र मोदी का टाइम आया 2013 में, जब नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर किया गया ऑल इंडिया, उनका जो भाजपा की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में, उस समय भी इनको बड़ा धक्का लगा। ये सोच रही थी मनी मन कि मैं तो नरेंद्र मोदी से भी पहले राजनीति में हूं, मतलब सीनियर हूं, तो मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनी, नरेंद्र मोदी कैसे बन गए। इनको नरेंद्र मोदी के प्रति शुरू से ही जेलसी है, शुरू से ही हीन भावना से ग्रस्त है, जेलसी है, कंपटीशन की एटीट्यूड रखती है नरेंद्र मोदी के साथ। इसका मैं एक ताजा उदाहरण भी दे रहा हूं। वहां एक जसवंत सिंह भी राजस्थान में बड़े नेता हुआ करते थे बीजेपी के कोई जमाने में। जसवंत सिंह केंद्र में मंत्री भी थे, वाजपेयी की पहली जो सरकार बनी थी 13 दिन की, उस सरकार में जसवंत सिंह मंत्री थे एवं इतने बड़े सीनियर नेता थे। उनकी टिकट कैंसिल कर दी बाड़मेर से, यही मैडम 2014 के लोकसभा चुनाव में, और अपने खास किसी गुर्गे को टिकट दिला दी। नरेंद्र मोदी भी अब क्या बोले, वो तो उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, सारे देश में भ्रमण कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी पर प्रेशर करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट भी दिला दी, राजनाथ सिंह को बोल के। राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी एक दिन का एक प्रोग्राम भी रख दी, वो कैंडिडेट के फेवर में जनसभा में बोलेंगे। पूरे दौरे में सैकड़ों मीटिंग नरेंद्र मोदी उस समय एड्रेस किए, एक साल तक सारे भारत में घूम घूम कर प्रचार किए। सबसे कम समय प्रचार में वहां पर भाषण उन्होंने दिया था बाड़मेर में, 14 मिनट का ओनली, 14 मिनट्स ओनली, क्योंकि अंदर से वो नहीं चाहते थे इनके कैंडिडेट को। अब पार्टी चूंकि टिकट दे दी है, पार्टी खड़े की है, तो पार्टी के डिसिप्लिन के हिसाब से नरेंद्र मोदी को जाना था, तो उन्होंने सबसे कम स्पीच दिया 14 मिनट का, और बाकी जगह वो आधे घंटा, पौन घंटा, कम से कम एक घंटा स्पीच देते थे। यहाँ केवल 14 मिनट का स्पीच दिए। तत्पश्चात क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी मतलब लोकसभा में बीजेपी पार्टी पावर आ गई, और नरेंद्र मोदी 2014 में मई में शपथ ग्रहण जब किए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, उस दिन बीकानेर हाउस, राजस्थान गवर्नमेंट का एक दिल्ली में बीकानेर हाउस नाम से एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें सारे जीते हुए एमपी को लेकर ये मैडम मीटिंग करती रही। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह है उसके 1-2 घंटा पहले सारे इलेक्टेड भाजपा के जो थे एमपी, उनको लेकर मीटिंग करती रही। इधर उधर की बातें, गप्पा सप्पा, चाय नाश्ता वगैरह चलता रहा। मतलब इनका उद्देश्य यही था कि कोई भी उसमें एक भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के इलेक्टेड चुनाव में जीते हुए एमपी भाग न ले। अब देखिए, मतलब पार्टी का जो नेता है वो देश का प्रधानमंत्री के हिसाब से शपथ ले रहा है, लेकिन ये इनके एंटी पार्टी एक्टिविटी उस समय भी चल रही थी। लेकिन जिनको राजस्थान में उस समय एक शख्सियत को, एक व्यक्ति को, जीते हुए एमपी को नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में स्थान दिया, और वो चुपचाप मीटिंग से उठ के चले गए, मोबाइल फोन में बात करने के बहाने चले गए सीधा राष्ट्रपति भवन।
उसके बाद एक एक करके सभी चले गए। अंत में जब वसुंधरा राजे देखी अरे सब तो चले गए, हम क्या करें, तो ये भी मैडम पीछे पीछे पे जाए पहुंची वहां पर राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में। इनकी ये सब एक्टिविटी है। इसके बाद क्या हुआ वो भी मैं बताता हूँ। फिर अपने बेटे को, उस समय इनके बेटे भी हो गए थे, मतलब MP रह गए थे, लोकसभा में सांसद भी हुए थे, तो नरेंद्र मोदी पर बारंबार दबाव देती रही कि मेरे बेटे को वहां पर केंद्र में मंत्री दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट मना किया कि नहीं, आप मुख्यमंत्री राजस्थान के, बेटा होगा केंद्र में मंत्री, ये धंधा हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा। और नरेंद्र मोदी ने इनके बेटे को केंद्र मंत्रिमंडल में स्थान भी नहीं दिया। तब से ये और ज्यादा चिढ़ गई थी नरेंद्र मोदी से। इसके बाद और ज्यादा मैं इसके ऊपर बोलूंगा नहीं। राजस्थान में क्या है कि नाम तो वो राजस्थान है, दिखता तो मेरे मामा जी, मेरे मामा का घर, नानी का घर पिजानी है। मेरे मामा जी ने एक बार बोला था, ये राजस्थान जो नाम है ना, ये दरअसल राजस्थान नाम तो ऐसे ही है, यह है जाटिस्तान, माने जाटों की राजनीति का गढ़ है राजस्थान में। और वास्तव में वहां की राजनीति में जाट लोग ही ज्यादा प्रभावशाली है। और मतलब राजपूत को वहां ठाकर बोलते हैं, ठाकर लोग भी प्रभावशाली हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रभावशाली है जाट। इसलिए मेरे मामा जी ने एक बार 2 बार ऐसे मजाकिया लहजे में मुझे बोला था, राजस्थान का नाम होना चाहिए जाटिस्तान। एनी हाउ, तो इनसे तो दुखी थे ही भारत, माने बीजेपी की सेंट्रल हाईकमांड जो है वो इनसे दुखी थी वसुंधरा राजे को साथ में, और अल्टरनेटिव खोज रही थी। तो उनको अब एक अल्टरनेटिव लीडर मिल गया, वो भी राजपूत ठाकुर, ये जो ठाकर कम्युनिटी का ही मिल गया। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी है, वो अभी लोकसभा की सांसद भी हैं और 50-52 साल उनकी उम्र है। इनमें और वसुंधरा राजे में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो लेडी जो है हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है, वहां फील्ड में जाकर पार्टी का काम करती है। जब भी कोई विरोध प्रदर्शन करना होता है सरकार के खिलाफ, सबसे आगे वही दिखाई देती है दिया कुमारी। और बहुत अच्छी एजुकेटेड लेडी भी है, अच्छा भाषण भी देती है, और संगठन चलाने को, करने को बहुत अच्छी पावर भी उनके पास है। और राजघराने की होने के लिए कोई, उनके राजघराने की है बोलकर कोई मन में घमंड भी नहीं है। हमेशा सबके साथ मिलनसार के स्वभाव के, जनता के साथ भी मिलती है, एवं जनता के मुद्दे को लेकर पार्टी लाइन के हिसाब से हमेशा कार्यक्रम भी चलाती है, सड़क पर उतरती है डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। वो सबसे बड़ी खूबी है दिया कुमारी में। और मजे की बात यह है कि जो दिया कुमारी को भी वसुंधरा राजे ने ही पॉलिटिक्स में लाया था। चलो ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया। और लगता है कि शायद इस बार तो वहां राजस्थान में बीजेपी की सरकार ही आएगी, और लगता है कि दिया कुमारी ही मुख्यमंत्री वहां पर घोषित होगी। लेकिन अभी उन्होंने कोई नाम नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि 2018 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव के समय ऐसी लहर चली थी, वहां एक पॉपुलर स्लोगन हुआ था, वसुंधरा, मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मतलब वसुंधरा को कोई पब्लिक राजस्थान की चाहती नहीं थी, एवं मोदी सबके पसंदीदा नेता थे। इसलिए पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी जीती है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को सब कोई पसंद करते हैं वहां की जनता, लेकिन वसुंधरा को पसंद नहीं करते। इसलिए वो स्लोगन चला था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बैर नहीं। इसी में अभी क्या है, चूंकि ये वहां पर मतलब पार्टी लाइन से हटकर अपनी राजनीति चलाती है, तो बीजेपी ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की है। वहां पर किसी को भी चीफ मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर नहीं किया है। मोदी के नाम से ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है, मोदी के नाम से इलेक्शन जीता जाएगा भी, जब जीत हो जाएगी तब निर्वाचित जो विधायक होंगे उनमें नेता चुना जाएगा। और राजनीतिक हलकों में यह आकलन है, मीडिया सर्कल में भी हमारे पास खबर आ रही है कि मोस्ट लाइकली दिया कुमारी वहां पर होंगी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से। ये है अभी ताजा खबर। और ये जो वसुंधरा राजे हैं, ये मैडम को अभी मालूम हो गया है कि जो घमंडिया इनका स्वभाव है, और जो लोगों से मिलती नहीं थी, अधिकारियों मंत्रियों को भी वेटिंग कराती थी 2-2 दिन 3-3 दिन तक, अब इनका टेम्परेचर भी डाउन हो गया है। और अभी दिल्ली में जो हमारे पास खबर आई है, कल से दिल्ली में है मैडम, एवं द्वारे द्वार नगरी नगरी जो एक हिंदी में कहावत है, वो इस हिसाब से चल रही है। कभी जेपी नड्डा के से मिलने के लिए जाती हैं, कभी अमित शाह के यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी इसके यहाँ। अभी सब जगह घूमती फिरती नजर आ रही है कि भैया कैसे भी हो, कुछ भी हमारा, क्योंकि इनका नाम भी अभी तक एमएलए लिस्ट में आया नहीं है, खड़ी होंगी बोलते।
अपने सेटिंग वेटिंग बिठाने के लिए इनको मालूम हो गया है कि हमारा सूर्यास्त हो गया है राजस्थान की राजनीति में, भाजपा की राजस्थान की पॉलिटिक्स में हमारा सूर्यास्त हो गया है। इसलिए अभी घमंडिया वसुंधरा का घमंड ढलान पर है, उतार पर है, और ये अपनी कुछ सेफ अरेंजमेंट अपने लिए कहीं भी, चाहे केंद्र में सरकार में हो या कहीं गवर्नर पोस्ट पर हो या कहीं बाहर में एम्बेसडर पर हो या अपने बेटे को केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थान देने के लिए, ऐसे ही कुछ सेटिंग वेटिंग करने के उद्देश्य से वहां सेंट्रल बीजेपी हाईकमांड के यहां बारंबार चक्कर काट रही है। कल से दिल्ली में ही है मैडम। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।